नमस्कार। नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं। यह 2022 का पहला रविवार है और आप हर रविवार की तरह इस रविवार को भी इंतजार कर रहे होंगे अपने अर्थात का। लेकिन क्योंकि ये साल नया है तो हमारे पास आपके लिए कुछ नया है, कुछ खास है, कुछ बेहद खास है। नए साल में मनी 9 पर आप देखेंगे नए कार्यक्रमों की, नए प्रोग्राम्स की एक पूरी श्रृंखला, और इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आप मान सकते हैं इकोनॉमिकम को। अर्थात के समय पर इकोनॉमिकम आ रहा है, यानी कि अर्थात की यात्रा अब इकोनॉमिकम तक पहुंच गई है। कैसे पहुंची है ये कौन बता सकता है? अंशुमान सर, क्योंकि अर्थात आप ही लिखते हैं। सर, स्वागत है आपका नए साल की पहले कार्यक्रम में। अर्थात की यात्रा सर इकोनॉमिकम तक कैसे पहुंची? अर्थात के सारे दर्शकों का स्वागत है जो अब आज के बाद इकोनॉमिकम के दर्शक होंगे। पिछले कई महीनों में लोगों से जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई, बहुत सारे प्रश्न आए और सुझाव आए, उसके बाद हमें महसूस हुआ शुभम कि हमें इस कार्यक्रम का विस्तार करना चाहिए, इसका फलक और इसका कलेवर बड़ा करना चाहिए। इसमें अर्थात का मर्म भी हो लेकिन इसके अलावा काफ़ी कुछ हो, और इसलिए ये शब्द बना इकोनॉमिकम, जिसमें एक हिस्से में होगा अर्थशास्त्र और दूसरे हिस्से में होगी आपकी इनकम यानी इकोनॉमिकम। हम इसमें बात करेंगे अब उन आर्थिक विषयों की जो हमेशा आप सुनते हैं, जिन पर चर्चा करते हैं, जिनमें आपकी रुचि होती है, लेकिन इसके साथ हम आपकी जेब की, आपकी खबरों की, उन चीज़ों की बात करेंगे जो आपसे सीधे प्रभावित होती हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ और दिलचस्प चीज़ें होंगी जिसके बारे में शुभम बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो चलिए, क्योंकि सर ने कहा है तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस खास कार्यक्रम में 4 बड़ी चीजें होंगी। पहली और सबसे बड़ी चीज, आज हम आपको 9 संकल्प बताएंगे, एक ऐसी चेकलिस्ट बताएंगे आपको जो आपके लिए बिल्कुल संकल्पों की तरह हो सकती है, और मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे साथ उन संकल्पों को देखें। दूसरी बात होगी अर्थात की। अर्थात का आज का जो विषय है वो है असंभव मुद्रा। जी हाँ, एक ऐसी मुद्रा की बात आज हम करेंगे जिसका आना, जिसका व्यवहार में आना एकदम असंभव है। तीसरी बात होगी एक बेहतरीन, एक दिलचस्प किस्से की, एक ऐसा किस्सा जो आपको लगेगा कि आज का है लेकिन इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन किस्सा आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में। और चलते चलते हम ये जानेंगे कि अंशुमान जी आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, या नए साल में आपको कौन सी वेब सीरीज देखने की सलाह दे रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं संकल्पों की। सर, सबसे पहला संकल्प आप बताइए। सबसे पहला संकल्प आपके लिए कि यदि आपके पास पूरे परिवार का अपना स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो उसे तत्काल करा लीजिए। और अगर आपने अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं कराया है, और यदि आपके पास स्वास्थ्य बीमा है और उस पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं कराया है, तो साल खत्म होने से पहले सबसे पहले उसको करा लीजिए। बिल्कुल। दूसरा संकल्प आपके इमरजेंसी फंड से जुड़ा है। अगर आपने अब तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है, इसकी तैयारी नहीं की है, तो तत्काल इसी महीने से आपको क्या करना है ये आप जानते हैं। 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। कोविड के बहुत सारे सबक ऐसे हैं जो आपको याद होंगे, और यही कारण है कि हमारा दूसरा संकल्प यह है कि आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। सर, डायरी पेन निकालकर तीसरी चेकलिस्ट चेक करिए। क्या आपका जीवन बीमा आपके और आपके परिवार के भविष्य के सभी उत्तरदायित्वों के लिए पर्याप्त है? क्या आपके पास इतनी बीमा पॉलिसी है जो आपके सारे भविष्य की देनदारियों को, कर्जों को, खर्चों को कवर कर सकती है? और यदि ऐसा है तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। बात करते हैं नॉमिनी की। क्या आपने अपने बैंक खातों में, बीमा में, प्रॉपर्टी में, निवेश में कोई नॉमिनी बना रखा है, अपडेट कर रखा है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, आप तत्काल नए साल का जश्न तब बनाइएगा, पहले इनको अपडेट कीजिए। 5वां संकल्प, क्या आप क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर खरीदारी करते हैं? इस साल ये आदत छोड़ देने का संकल्प करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेकर अपने आप को कर्ज में डुबोना न तो वित्तीय समझ के लिहाज से उचित है और न खर्च और पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से। अगला संकल्प, आपके बैंक खाते में नकदी पड़ी है तो बिल्कुल उसको तत्काल निवेश कीजिए, क्योंकि केवल बचत करना काफी नहीं है, निवेश का संकल्प सबसे जरूरी है। और 2022 का 7वां संकल्प मनी 9 के साथ, कि क्या आप निश्चित अंतराल के बाद अपने निवेश, अपनी बचत और खपत की समीक्षा करते हैं? और अगर आप नहीं करते तो इसको तत्काल इस साल से शुरू करिए, और अगर आप हमेशा करते रहें तो लोगों को बताइए कि वो कैसे किया जाता है, क्योंकि आप उन लोग, बहुत सारे लोगों के आइडियल हो सकते हैं। 8वां संकल्प थोड़ा हटके है, शायद ही आपने ये संकल्प अब तक लिया होगा, लेकिन ये जरूरी है। क्या आप डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ वित्त पर चर्चा करते हैं? कभी निवेश पर चर्चा करते हैं? कभी पैसे की, धन की बात करते हैं? अगर नहीं तो ये जरूर कीजिए। और आखिरी और 9वां संकल्प, क्या आप मनी 9 से जुड़े हैं? और अगर नहीं है
तो तत्काल हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, क्योंकि हम जिन संकल्पों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो आपकी वित्तीय आज़ादी से, आपकी वित्तीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और इस पूरे साल हम लगातार कई अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपको इन वित्तीय संकल्पों को और मजबूत करने के रास्ते बताएंगे, जिससे कि आपकी वित्तीय सुरक्षा बेहतर हो सके। चलिए, तो ये हुए मनी 9 के 9 संकल्प आपके साथ। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले चरण की ओर, जो है अर्थात मनी 9 के संपादक अंशुमान जी का, जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबे समय से 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया उनको ये कॉलम लिखते हुए। ये कॉलम अब आप मनी 9 की और टीवी 9 की वेबसाइट पर पढ़ पाएंगे, और ये कॉलम इकोनॉमिकम यानी कि इस कार्यक्रम का एक हिस्सा भी होगा। इस बार का जो विषय है वो है असंभव मुद्रा। ये कौन सी मुद्रा की बात हो रही है सर? हम तो जिन मुद्राओं को जानते हैं वो तो सब आ चुकी हैं और चल रही हैं। ये कौन सी मुद्रा है जिसका आना आपको असंभव लग रहा है? शुभम, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया महीनों की मगजमारी के बाद किसी एक सवाल का जवाब ना तलाश पाए। स्वाभाविक सी बात है कि जीडीपी की तरफ, महंगाई की तरफ, कोविड की वैक्सीन की तरफ या वायरस की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। इनके बारे में हमें सब कुछ पता है। कुछ थोड़ा पता है, कुछ ज्यादा पता है, पर हमें पता है कि कोविड की वैक्सीन उपलब्ध है, नया वायरस है, जीडीपी किस दिशा में जाएगा। बस केवल इतना नहीं पता है कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी तरह क्या होगा। दुनिया 2020 की शुरुआत में और 2021 की शुरुआत में जहां खड़ी थी वो वहीं खड़ी हुई है जब डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की बात आती है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मुद्रा का पूरा के भविष्य का सवाल पिछले 24 महीनों से दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के बीच, दुनिया भर के कानून निर्माताओं के बीच, दुनिया भर के निवेशकों के बीच तैर रहा है। और जब आज हम 2022 की शुरुआत में खड़े हुए हैं तो ये सवालों की गांठ और ज्यादा गहरी और ज्यादा कठिन हो गई है। बिल्कुल, ये बात तो अंशुमान जी एकदम सही कह रहे हैं कि 2022 की शुरुआत जिस असमंजस के साथ हुई थी क्रिप्टो को लेकर, इसका अंत भी उससे गहरा, उससे ज्यादा जटिल असमंजस हो गया कि क्रिप्टो का होगा क्या। सर ये बताइए, सवाल वो कौन से हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जो इस समय सबसे ज्यादा ज्वलंत बने हुए क्रिप्टो की रोशनी में? अगर आप क्रिप्टो के दीवाने हैं या क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं या क्रिप्टो के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि ब्लॉकचेन एक जटिल टेक्नोलॉजी है, जटिल तकनीक है। पर क्रिप्टो से जुड़े हुए सवाल अब ब्लॉकचेन से ज्यादा जटिल हो गए हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया पिछले 2 साल से एक दूसरे से पूछ रही है कि जब दुनिया के लोग नई तकनीकों को लपक कर अपना लेते हैं, हर नई तकनीक का लाभ लेने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ इस एक तकनीक पर, इस डिजिटल करेंसी की तकनीक पर दुनिया इतनी आशंकित और सशंकित क्यों है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह कि मुद्राओं के संचालन के जिम्मेदार जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक हैं, जो दुनिया के फेडरल बैंक हैं, वो प्रति सप्ताह डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को लेकर खतरे के अलार्म क्यों बजाते रहते हैं? रिजर्व बैंक प्रति सप्ताह लगभग हमें याद दिलाता है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना खतरनाक हो सकता है और यह सुरक्षित निवेश नहीं है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर दुनिया भर के बैंकों की चेतावनियों के बावजूद सरकारें अभी तक इनके कानून क्यों नहीं बना पाई हैं? वो इस असमंजस के झूले में क्यों सवार हैं? दरअसल दुनिया भर में बहुत सारे आश्चर्य हुए हैं, लेकिन क्रिप्टो जैसा तमाशा या क्रिप्टो जैसा आश्चर्य अभी नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आपको सोच समझकर निवेश करना चाहिए। वो दूध के जले हैं तो छाछ भी फूंक कर पीते हैं। लेकिन यहां नियामक ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है और निवेशक इतने जिद्दी हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा झोंकते जा रहे हैं। 2022 का जब पहला सूर्य उगा तब तक दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में निवेश $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, जो 2020 से 10 गुना ज्यादा है। ऐसा दुनिया ने कभी नहीं देखा कि एक ऐसा निवेश विकल्प जिसके बारे में दुनिया भर के बैंकर्स आशंकित हैं, सरकारें आशंकित हैं, उनमें निवेशक पैसा डालते चले जा रहे हैं। आपकी बात से ये समझ आ गया कि क्रिप्टो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, इस पर चीजें स्पष्ट नहीं है। चलिए उसको जाने दीजिए, छोड़िए। लेकिन सर डिजिटल करेंसी, ये तो इतनी कठिन बात नहीं लगती है हमारी करेंसी का डिजिटल हो जाना। यहाँ क्या दुविधाएं हैं? हाँ, अब दुविधा सबसे बड़ी ये है कि जिन लोगों को लगता है कि क्रिप्टो के दबाव में या क्रिप्टो के आकर्षण में या क्रिप्टो को लेकर जो दुनिया में माहौल बना है, उसे लेकर दुनिया के बैंक कम से कम इतना सबक तो ले ही लेंगे कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ जाएं, जिसको हम CBDC कहते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में डिजिटल करेंसी तो आ ही जा रही है, यानी रुपया अगले 1-2 साल के अंदर आपको डिजिटल करेंसी के रूप में, डॉलर 1-2 साल में डिजिटल करेंसी के रूप में, युआन और यूरो डिजिटल करेंसी के रूप में मिलने लगेंगे, तो आप एक बार सतर्क होकर
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, आईएमएफ की एक ताजी रिपोर्ट देखिए। जो रिपोर्ट ये बता रही है कि क्रिप्टो तो दूर की बात है, अभी जो मौजूदा सॉवरेन करेंसीज हैं, जो मौजूदा संप्रभु मुद्राएं हैं, यानी आपकी जेब में पड़ा हुआ रुपया या अमेरिका जाने पर आपकी जेब में पड़ा हुआ डॉलर, उसके डिजिटल अवतार को, उसके डिजिटल संस्करण को कानूनी टेंडर का या लीगल टेंडर का दर्जा मिलना ही असंभव है। आईएमएफ ने क्या किया? आईएमएफ ने करीब 174 देशों के मौद्रिक कानूनों का गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद यह समझने की कोशिश की कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी तो छोड़ दीजिए, वो तो प्राइवेट करेंसी है, भारत के कानून की तरफ से संकेत हैं कि भारत में वो नहीं चलेगी। वो अपनी संप्रभु मुद्राओं के डिजिटल संस्करण लाने के लिए या डिजिटल संस्करण एडिशंस को लीगल टेंडर बनाने के लिए इतना हिचक क्यों रहे हैं, इतना डरे हुए क्यों हैं? अच्छा सर, अब डिजिटल करेंसी की कानूनी वैधता के बारे में बात करते हैं। ये कैसे काम करेगी? यहाँ क्या कानून क्या कहता है? शुभम, मुद्रा जारी करना केंद्रीय बैंकों का मुख्य दायित्व है और इसीलिए दुनिया में केंद्रीय बैंक बनाए गए थे। मौद्रिक नियमों के हिसाब से मुद्रा जारी करना या करेंसी जारी करना एक तरीके का कर्ज है जो बैंक्स या सेंट्रल बैंक किसी देश की सरकार को देते हैं, क्योंकि उस देश की सरकार के बदले वो करेंसी जारी करते हैं। सेंट्रल या फेडरल बैंकिंग को दुनिया में इसी मकसद से तैयार किया गया था। 17वीं सदी का जो एक्सचेंज बैंक ऑफ एम्स्टर्डम था, उसे माना जाता है कि वो आज के केंद्रीय बैंकों का पूर्वज था या पुरखा था। अब चुनौती कहां आ रही है डिजिटल करेंसी के साथ? जो आईएमएफ की ताजी रिपोर्ट बताती है कि अगर करेंसी जारी करना केंद्रीय बैंकों का काम है तो हमें स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में सवाल आएगा, फिर डिजिटल करेंसी जारी करने में क्या दिक्कत है? जैसे आप नोट छाप रहे हैं, जैसे आप सिक्के जारी करते हैं, उस तरह से आप डिजिटल करेंसी भी जारी कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आईएमएफ ने दुनिया भर की मौद्रिक प्रणालियों की पड़ताल की और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर क्यों नहीं बनाया जा सकता। और ये अपने आप में पहली बड़ी रिपोर्ट है, आधिकारिक चैनल से आई हुई रिपोर्ट है, जो क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जल्दी आने की संभावनाओं को नकारती है तथ्यों और कानूनों के साथ। करेंसी को लीगल टेंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए कर्ज लेने वाला कर्जदाता को अपना कर्ज चुका सकता है, इसलिए वो लीगल टेंडर है। इसलिए करेंसी का दर्जा सिर्फ उसी इंस्ट्रूमेंट को मिलता है जो सबके लिए सुलभ हो। हर व्यक्ति के लिए जो चीज सुलभ नहीं है वो करेंसी नहीं हो सकती, और इसलिए जो रुपए और सिक्के हैं वो दुनिया में करेंसी के सबसे प्रचलित माध्यम है। अब यहां दूसरा सवाल आता है, क्योंकि ये जो तर्क है, ये तर्क डिजिटल करेंसी पर कैसे लागू होता है। डिजिटल करेंसी के लिए आपको अधिकांश लोगों के पास कुछ बुनियादी साधनों की जरूरत है। कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ब्रॉडबैंड होना चाहिए। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में माना कि दुनिया भर के बैंकों की भीतरी चर्चाओं से निकल के आया कि वो किसी भी देश की आबादी को, बड़ी आबादी को यह सब रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और दुनिया के देशों में अलग अलग आय वर्ग के या इनकम लेवल के लोगों के लिए संभव भी नहीं है कि वो डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के लायक तकनीकी साधन अपने पास जुटा सकें। और नंबर 3, डिजिटल करेंसी के उन तकनीकी साधनों को अफोर्ड करना और उन्हें चलाने की जो डिजिटल लिटरेसी है वो उसे दुनिया की बड़ी आबादी तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। जबकि जो करेंसी लिटरेसी है, जो मौद्रिक ज्ञान है, वो उपलब्ध है लोगों के पास, और इसलिए सिक्के और कॉइन दुनिया में सर्वसुलभ करेंसी का माध्यम है। आईएमएफ के विशेषज्ञ मान रहे हैं, शुभम, पेमेंट के लिए बहुत सारे चीजों का प्रयोग किया जाता है। फूड कोर्ट में जाते हैं तो आपको एक टोकन दे दिया जाता है और उस टोकन के जरिए आप फूड कोर्ट में अलग अलग खाना खरीद लेते हैं। इस तरीके की कोशिशें पहले से भी चलती रही हैं, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। वो उस फूड कोर्ट के भीतर पैसे के बदले दिया गया टोकन है जिसके जरिए आप अपना खाना ले सकते हैं। यहां से अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने और अंतर्राष्ट्रीय फेडरल बैंकों ने अपने ही मुद्राओं के डिजिटल संस्करण को लाने की संभावनाओं को लगभग खारिज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि सर डिजिटल करेंसी में फिर होगा क्या? मतलब जो हमारे बैंक का पैसा है, जो हमारी जेब में रखा नोट है, उसको हम क्या मोबाइल पर डाउनलोड कर लेंगे? जैसे अभी हम ईमेल पर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, क्या वो रुपया या वो सिक्के क्या मोबाइल पर डाउनलोड होने लगेंगे?
ये सवाल इसके बाद आएगा जबकि बैंक इस बात के लिए तैयार हों कि वो डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। दूसरा सवाल जो आईएमएफ ने इसमें समझने की कोशिश की, जो सवाल शुभम पूछ रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका प्रयोग कैसे होगा, हम इसका भुगतान कैसे करेंगे। आईएमएफ ने अपने रिसर्च में और बैंकों से बातचीत के बाद पाया कि डिजिटल करेंसी का कानूनी स्वरूप क्या होगा, उसे लीगली हम टेंडर कैसे बनाएंगे, क्योंकि मुद्रा आपस में अपने आप में एक लीगल टेंडर है, उसके जरिए आप भुगतान करते हैं और एक बैंक या एक सरकार उसकी गारंटी देता है। बड़ा सवाल जो आईएमएफ ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों से पूछा कि उदाहरण के लिए अगर आज से आप अपनी करेंसी को डिजिटल करेंसी में बदलने जा रहे हैं तो जितना बैलेंस पूरे देश भर के अलग अलग अकाउंट्स में है, चाहे वो इंडिविजुअल अकाउंट्स हो या वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हो या वो बैंक के अकाउंट्स हो, क्या वो सब डिजिटाइज हो जाएंगे? वो सारी मनी क्या डिजिटाइज फॉर्म में चली जाएगी? और अगर वो डिजिटाइज फॉर्म में नहीं जाएगी तो दूसरा विकल्प शुभम ये कि क्या उसके बदले कोई डिजिटल टोकन क्रिएट किए जाएंगे, जिसका की तरफ इशारा आप कर रहे हैं कि आपके मोबाइल फोन पर एक डाउनलोडेड करेंसी होगी जिसे टोकन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। और दोनों ही परिस्थितियों में केंद्रीय बैंकों को यह नहीं पता था कि अपनी मौजूदा मुद्रा का डिजिटल टोकन बनाने के लिए कौन से कानूनों की जरूरत है, क्योंकि उनके पास उसके कोई कानून उपलब्ध नहीं है। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि अगर किसी एक निर्धारित तारीख से किसी देश की करेंसी डिजिटल करेंसी में बदल जाती है तो जो मौजूदा बैलेंस है अकाउंट में, इसका स्टेटस क्या होगा, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, पहला सवाल। दूसरी चीज ये कि दुनिया के बैंक अभी यह भी नहीं तय कर पाए हैं कि डिजिटल करेंसी का संचालन कैसे होगा। ये थोक लेन देन में काम आएगी या फुटकर लेन देन में। जब हम थोक लेन देन की बात करते हैं तो हम उस भुगतानों की बात करते हैं जो इंटरबैंक ट्रांसफर है, जो एक बैंक दूसरे बैंक को ट्रांसफर करता है, जो चेक क्लियरेंस के जरिए ट्रांसफर होता है, या रिजर्व बैंक के रिजर्व या से जो पैसा बाकी बैंकों को मिलता है। थोक लेन देन सरकार और बैंकों के बीच, सरकार और रिजर्व बैंक के बीच होते हैं। ये या वहां इस्तेमाल की जाएगी या डिजिटल करेंसी के जरिए लोग सीधे केंद्रीय बैंक से लेन देन करेंगे, क्योंकि जब आप करेंसी, अभी भारत में कोई भी व्यक्ति किसी सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक से कोई सीधा लेन देन नहीं करता है, वो एक कमर्शियल बैंक में से जाकर ट्रांजैक्शन करता है और वो कमर्शियल बैंक पीछे आरबीआई से ट्रांजैक्शन करता है। डिजिटल करेंसी को लेकर अभी दुनिया के बैंकों की स्थिति यह है कि दुनिया के 15-20 बैंकों, केंद्रीय बैंकों से ज्यादा इतने बैंक हैं नहीं जिन्होंने ये सोचा भी हो कभी कि क्या आम लोग और केंद्रीय बैंकों के बीच में सीधा लेन देन हो सकता है, यानी भारत के रिजर्व बैंक और भारत के आम आदमी के बीच में क्या कोई सीधा ट्रांजैक्शन हो सकता है। यह दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल जो डिजिटल करेंसी के भविष्य को लेकर सबसे जटिल है वो ये है कि अभी दुनिया के किसी भी देश की सरकार ने, विकसिततम देशों की सरकारों ने, चाहे वो अमेरिका की हो या यूरोप की हो, जहां पर मॉनेटरी सिस्टम बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, उन्होंने अभी टैक्स में डिजिटल करेंसी का क्या रोल होगा, प्रॉपर्टी में डिजिटल करेंसी का क्या रोल होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे दो पार्टीज के बीच में लेन देन के, उनमें डिजिटल करेंसी को कैसे शामिल किया जाएगा, अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके भुगतानों में डिजिटल करेंसी कैसे कवर होगी, साइबर सिक्योरिटी कैसे होगी। ये जटिल कानूनी सवाल तो अभी विचार की मेज तक नहीं आए, अभी विचार की दहलीज तक पार नहीं कर सके हैं। अभी तो पूरा का पूरा सवाल सिर्फ इस पर निर्भर है कि क्या दुनिया के कानूनों में सेंट्रल बैंक्स के पास डिजिटल करेंसी जारी करने की सुविधा या व्यवस्था है भी या नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं सर, एक सवाल मेरा भी जोड़ लीजिए। ऐसा तो नहीं होगा हमारी कंपनियां सैलरी के बदले एक थैले भर के टोकन दे देंगे कि ये डिजिटल करेंसी है, ले जाइए आप? कितनी तरीके के सवाल आपके मन में आते जब अंशुमान जी ये समझा रहे थे कि डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि कोई टोकन दे दिए जाएंगे या आपके नोट को स्मार्टफोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि हमको पैसा कहाँ से मिलता है? सैलरी से। मान लीजिए कि आपकी कंपनी ये कहने लगी कि ये थैले भर के सिक्के ले जाइए, यही आपकी सैलरी, और वो सिक्के आप आगे चला रहे हैं जब बच्चों की फीस जमा करने जा रहे हैं, जब रेंट देने जा रहे हैं। खैर सर, तो फिर आगे की राह कैसे दिखती है? अगर इतने सारे जटिल सवाल हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी निकट भविष्य में भूल जाएं डिजिटल करेंसी भी और क्रिप्टो भी? हाँ, क्रिप्टो तो भूल जाएं। क्रिप्टो करेंसी के तौर पर तो दुनिया में मुख्य धारा की करेंसी के रूप में उसे कोई दर्जा नहीं देने वाला। भारत में भी जो कानून आ रहा है वो भी क्रिप्टो करेंसी को या प्राइवेट करेंसी की तो बात, तो वो चैप्टर तो बंद हो चुका है। दुनिया का कोई भी केंद्रीय बैंक प्राइवेट करेंसी की इजाजत देगा, इस बात की संभावना ना के बराबर है, जैसे संकेत हमें मिल रहे हैं। भारत में हमने सुना कि रिजर्व बैंक ने कहा कि वो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। जब अभी संसद का शीतकालीन सत्र था, उससे पहले क्रिप्टो करेंसी पर चर्चाएं चल रही थी, तो ये हुआ कि ये कानून इसलिए लाया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी लाई जाए। पर आईएमएफ ने 174 देशों के 131 केंद्रीय बैंकों के कानूनों का अध्ययन किया।
इसके लिए, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सैंपल सर्वे है डिजिटल करेंसी की तैयारियों को लेकर। और इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि केवल 174 देशों में से 131 देशों के कानून तो उन्हें नोट और सिक्के के अलावा कोई दूसरी करेंसी जारी करने की सुविधा ही नहीं देते। यानी दुनिया के 131 बड़े बैंकों के कानूनों में यह सुविधा ही नहीं है कि वो किसी तरह से कोई डिजिटल करेंसी जारी कर सके। अब दूसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि इसके इस्तेमाल को लेकर क्या होगा, IMF का यह कहना था बैंकों से बातचीत के बाद कि यदि लीगल टेंडर का दर्जा दिया जाता है डिजिटल करेंसी को, तो यह काम पूरी दुनिया के देशों को एक साथ करना होगा। यह नहीं हो सकता कि कोई एक देश अपने यहाँ अपनी करेंसी को डिजिटल लीगल टेंडर का दर्जा दे दे, क्योंकि करेंसीज के ट्रांजैक्शन देशों के बीच भी होते हैं और उन देशों के बैंकों के बीच में भी होते हैं और ट्रेड के तौर पर भी होते हैं। अगर आप किसी देश के निवासी हैं और वहां की करेंसी डिजिटल करेंसी है और किसी दूसरे देश में जहां आप ट्रेड कर रहे हैं या जहां आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं वहां की करेंसी अगर डिजिटल करेंसी नहीं है, तो ट्रांजेक्शन्स कैसे डिसाइड होंगे इसके बारे में पता नहीं है। और इसलिए यदि पूरी दुनिया के अधिकांश देश या सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब तक वहां के केंद्रीय बैंक एक साथ अपने कानून नहीं बदलते, तब तक क्रिप्टो तो छोड़ दीजिए, डिजिटल करेंसी आने की संभावना भी नहीं है और ना के बराबर है। और यही वजह है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी पर इतने सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ दीजिए कि वो आपकी प्राइवेट करेंसी बिटकॉइन या किसी दूसरी करेंसी को दर्जा देंगे। उन्हें तो यह लग रहा है कि उनका डॉलर, उनका येन, उनका युआन, उनका पाउंड, उनकी अपनी करेंसीज के डिजिटल संस्करण भी लाना उनके लिए असंभव है। शुभम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करेंसी के बाजार में या मुद्रा के बाजार में साख सबसे मूल्यवान है। बिल्कुल, सारा का सारा मुद्रा का विनिमय या विस्तार विश्वास और साख पर निर्भर करता है, और यही साख और भरोसा दुनिया में सारी करेंसीज का बेस है, जनक है, क्योंकि इसी के आधार पर उस विश्वास का लेन देन होता है जिसमें आपके हाथ की मौजूद करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जो विश्वास होता है उसका आप विनिमय करते हैं, और इसीलिए एक एश्योरेंस, एक गारंटी के रूप में उस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। हो यह रहा है कि अगर IMF के अध्ययन और बाकी अध्ययनों को समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया के केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी आने के बाद अपनी साख पर असर पड़ता देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुद्राओं का डिजिटल अवतार, या उसको डिजिटल अवतार कहें, वो अवतार उनकी साख तोड़ सकता है या उनकी साख पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए 2022 की शुरुआत में बजट संस्करण में भारत में क्रिप्टो करेंसी का बिल आएगा या नहीं आएगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहमति या असहमति बन रही है वो क्रिप्टो को तो हमसे करेंसी के तौर पर काफी दूर कर रही है। अभी सेंट्रल बैंक्स की सॉवरेन मुद्राओं के भी डिजिटल अवतार में आने की संभावना काफी दूर लगती है, जब तक कि दुनिया में एक व्यापक करेंसी सहमति इसके ऊपर न बन जाए। तो अब अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कोई बिटकॉइन प्रेमी ये कहे कि डॉलर या रुपए को बिटकॉइन रिप्लेस कर सकता है, तो उसे अर्थात का ये लिंक जरूर भेज देना, ठीक है? तो उसको समझ में आएगा कि अभी बिटकॉइन छोड़ो, जो डिजिटल करेंसी जो जिसके पीछे सरकार भी खड़ी है उसका ही आना भी बहुत मुश्किल है। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। अंशुमान जी, बहुत शुक्रिया आपका हफ्ते के अर्थात के लिए। अब क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया था कि एक किस्सा भी है, तो किस्सा सुनिए। पीयूष जैन के घर जब छापेमारी हुई तो क्या क्या मिला? पैसे मिले, सोना मिला और चांदी मिली। ब्लैक मनी में रुपया तो समझ आता है, सोना चांदी कहां से आ गया? हमारे धन संस्कारों में ये सोना चांदी अभी से नहीं जुड़ा है, 100-200 साल पुराना इतिहास है इसका। तो चलिए आप देखिए एक मनी 9 की खास रिपोर्ट कि ये कहां से आता है संस्कार। इत्र कारोबारी के घर से निकला रुपया, सोना और चांदी। जैन हो या काला धन जुटाने वाले अन्य लोग, इनकी लालच में सोना चांदी कैसे शामिल हो जाते हैं, जबकि वे लीगल टेंडर हैं ही नहीं, यानी उन्हें मुद्रा या करेंसी नहीं माना जाता। भारतीयों के धन संस्कारों में सोना चांदी के स्थायी तौर पर शामिल होते जाने का किस्सा अनोखा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दशकों तक यह तय नहीं कर पाई कि भारत में दरअसल लीगल टेंडर चांदी सोना हो या कागज के नोट। बरतानवी हुकूमत के मातहत भारत दुनिया के उन गिने चुने मुल्कों में था जहां कई तरह की मुद्राओं का प्रयोग दशकों तक जारी रहा। बात 1806 की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में यूनिफॉर्म करेंसी यानी सबके लिए मान्य मुद्रा का आदेश जारी किया था।
यह करेंसी अमल में आई 1835 में, जब पहली बार चांदी का आधिकारिक रुपया जारी हुआ, जो पहला लीगल टेंडर था। इससे पहले मद्रास और मुंबई के इलाकों में चांदी के सिक्के चलते जरूर थे, लेकिन टकसालें भारत में पहली बार इसके बाद ही बनी और सिल्वर स्टैंडर्ड शुरू हुआ। भारत की धन स्मृतियों में सोने चांदी के सिक्कों को धन का प्रतीक मानने की परंपरा तो पहले से ही थी, लेकिन ब्रितानी शासन में यह और मजबूत हो गई। आज भी दिवाली पूजा में नोट नहीं, चांदी सोने के सिक्के पूजे जाते हैं जो लीगल टेंडर नहीं है। 1835 में सोने के सिक्के बनाने की छूट थी, लेकिन वह कानूनी मुद्रा नहीं थे। उनका इस्तेमाल सिर्फ कंपनी के खजाने में टैक्स जमा करने के लिए होता था। उस दौर में सोने की एक मोहर चांदी के 15 रुपयों के बराबर होती थी। सोने की मुद्रा जारी करने की मांग लंबे समय तक उठती रही, लेकिन इस बीच 1860 में आ गया पेपर करेंसी का कानून, यानी शुरू हो गया कागज के नोट का प्रचलन। इसे लाए थे जेम्स विल्सन, जो भारतीय बजट के पितामह थे। पेपर करेंसी के बदले भारत में बनाया गया एक रिजर्व, जिसमें सोना भी रखा गया और चांदी भी। 100 कागजी रुपए के बदले 25% सोना चांदी का रिजर्व बनाया गया था तब। यानी सोना कानूनी मुद्रा नहीं था, लेकिन कागजी मुद्रा के स्टैंडर्ड का हिस्सा जरूर था। फिर आया 19वीं सदी का आखिरी चरण। सफेद धातु यानी चांदी का उत्पादन बढ़ा, सोने का उत्पादन कम हुआ और फिर अगले 20 साल तक चांदी की कीमतें लगातार टूटती रहीं। अमेरिका में चांदी के सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर था। उस वक्त की अमेरिकी सरकार ने चांदी की साख बनाए रखने की भरसक कोशिश की। उसने लैटिन अमेरिकी देशों में बाइमेटलिज्म की इजाजत दी, यानी रिजर्व में 2 धातुओं को एक साथ इस्तेमाल करने की छूट। चांदी और सोना दोनों रिजर्व का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन चांदी की किस्मत डूबी तो फिर दोबारा नहीं लौटी। 1892 में भारत में टकसालें बंद कर दी गईं। आम लोगों के इस्तेमाल के लिए चांदी के सिक्कों का उत्पादन पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हालांकि तब भी सरकारों के पास चांदी व सोने के सिक्के ढालने का अधिकार बना रहा, यानी सोना या चांदी कभी भी मुद्रा के तौर पर डिमोनेटाइज नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा कि कैसी मुद्रा व्यवस्था थी, अनोखी थी साहब। यकीन ना आए तो ऑस्टिन चैम्बरलिन की रिपोर्ट देखिए, जो 1909 में बने कमीशन ऑन इंडिया फाइनेंस एंड करेंसी के प्रमुख थे। इन्हीं ऑस्टिन चैम्बरलिन के चचेरे भाई थे नेवल चैम्बरलिन, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेवल चैम्बरलिन हिटलर के साथ समझौते में असफल रहे। नाजी नौसेना की पनडुब्बियां, जो कि क्रिग्स मैरीन का हिस्सा थी, उन्होंने ब्रिटेन के जहाज एसएस एथेनिया को डुबो दिया। जहाज पर नागरिक सवार थे, करीब 112 जानें गईं और इसे वार क्राइम माना गया। यहां से दूसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बज गया और इसके साथ डूब गया नेवल चैम्बरलिन का भविष्य भी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर सर विंस्टन चर्चिल नेवल चैम्बरलिन के उत्तराधिकारी थे। तो किस्सा कोताह कि ऑस्टिन चैम्बरलिन का कमीशन तत्कालीन मुद्रा व्यवस्था पर हतप्रभ था। मशहूर अर्थविद जॉन मेनार्ड केन्ज भी इस कमीशन के सदस्य थे और इस कमीशन ने भारत की मुद्रा व्यवस्था के बारे में कहा था कि भारत में मुद्राओं के इतने प्रयोग हमेशा से चलते रहे हैं कि यहाँ की सरकारों को ये पता ही नहीं है कि वे करना क्या चाहती हैं। तो साहब, बात बरतानवी राज की हो या स्वराज की, चलता भले ही कागज का रुपया हो, लेकिन भारत के लिए सोना चांदी हमेशा करेंसी जैसे ही रहे हैं। तो क्या अचरज कि काले धन के कुबेरों के खजाने से सोना चांदी भी निकलते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी, ये किस्सा पसंद आया होगा। हर हफ्ते इकोनॉमिकम में आप एक ऐसा ही किस्सा, एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे। सर, अब चलते चलते बता दीजिए, आजकल आप किताब कौन सी पढ़ रहे हैं? शुभ में किताब आई है माइकल लुइस की। माइकल लुइस दुनिया में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और पॉलिसी को फिक्शन के अंदाज में फैक्ट्स लिखने वाले लेखक हैं और उनकी किताब आई है द प्रीमोनिशन। और प्रीमोनिशन अमेरिका में कोविड आने से पहले हुई तैयारियां, अमेरिकी सरकार से बाहर एक पूरा का पूरा तंत्र, जिसे ये लग रहा था कि महामारी आ सकती है, जब तक कि वुहान में वायरस नहीं निकला था, वो तैयारियां कैसे हुई। और जब सरकारें इस बात का दावा कर रही थी कि उनकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और
तब ये ग्रुप क्या कर रहा था। इसमें बहुत ही शोधपूर्ण किताब है और ये बताती है कि कैसे इंडिपेंडेंट लोग जो देश को वायरस के हमले से बचाने की कोशिश कर रहे थे और अमेरिका की तत्कालीन सरकार ये दावा कर रही थी कि कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है और सारी चीजें नियंत्रण में है। माइकल लुइस की किताब काफी चर्चा में है क्योंकि किताब आपको अमेरिका के हेल्थ सिस्टम के भीतर ले जाती है, जिसे हमने पिछले साल कोविड के दौरान पूरी तरह ध्वस्त होते और दरकते देखा और अमेरिका में किसी विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी संख्या दिखाई दी मरने वालों की। और अब जब हम ओमिक्रॉन के दूसरे दौर में तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं तो ये किताब हमें ये बताती है कि सरकारें कितनी लापरवाह हो सकती हैं और जो विश्वसनीय और जिम्मेदार विशेषज्ञ लोग हैं वो कितने जिम्मेदार और कितने सतर्क हो सकते हैं। ये एक किस्म की भविष्यवाणी थी। माइकल लुइस की किताब बताती है कि कोई दुनिया में कोई भी कहे कि वायरस की भविष्यवाणी नहीं हो सकती, पर अमेरिका में रिसर्चर्स का, डॉक्टर्स का, हेल्थ वर्कर्स का एक पूरा ग्रुप ये बता रहा था कि वायरस या महामारी जैसी परिस्थिति किसी भी समय आ सकती है और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, खास काफ़ी दिलचस्प लग रही है किताब। सर, कोई वेब सीरीज जो नए साल में देख ली जाए? हाँ, नए साल में देखने के लिए वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है उसमें वर्ल्ड वार की द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में एक नई सीरीज आई है जिसमें कि जो प्रमुख लड़ाई हैं द्वितीय विश्व युद्ध की उन्हें उनके कलर फुटेज के साथ वो उपलब्ध है और उसे जानना और देखना इसलिए बेहतर है क्योंकि युद्धों का इतिहास हमें बताता है कि लोग कैसी गलतियां करते हैं और सरकारें कैसी गलतियां करती हैं। और इसके अलावा एक और सीरीज है नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है जो अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से स्कैंडल्स होते हैं वो हमें इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि भारत में भी हमने यूनिवर्सिटीज़ में पैसे देकर, डोनेशन देकर लोगों की भर्ती होते देखे हैं। और ये FBI ने एक बड़ा स्कैम बस्ट किया था अमेरिका में, जिसमें पाया था कि अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में भारत के लोग सपने देखते हैं, वहाँ साइड डोर से कैसे बड़े लोगों के बच्चों को प्रवेश कराया जाता है और जो यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को बहुत ट्रांसपेरेंट बताती हैं वहाँ भी ऐसे दरवाजे हैं जिनसे प्रवेश के रास्ते खुले हुए हैं। वो सीरीज़ भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। ये दो सीरीज़ हैं जो देखी जा सकती हैं। इससे हमें कई सारे नए तरीके के तथ्य और नई तरीके की जानकारियाँ मिलती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये नया कार्यक्रम इकोनॉमिकम बहुत पसंद आया होगा। इसमें किस्से, इसमें कहानियाँ, इसमें किताब, वेब सीरीज़ अर्थात संकल्प सबकी चर्चा थी। अगले हफ्ते और नए खास कार्यक्रम के साथ हम फिर हाजिर होंगे अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नए साल की एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।